लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, फंडामेंटल फोर्सेस की फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है फंडामेंटल फोर्सेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और डेली लाइफ में जितने भी फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑल आर गवर्न बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन, अगर किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाए तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, दिस टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोलिजन के फोर्सेस, और फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि विस्कोसिटी, और इलास्टिक फोर्सेस, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तीसरी टाइप है फंडामेंटल फोर्स की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमें मालूम है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स और चार्जलेस न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन पॉजिटिव प्रोटॉन्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अगर रिपल करे तो प्रोटॉन्स को दूर जाना चाहिए, लेकिन तमाम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में ही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन पार्टिकल्स को न्यूक्लियस में बाउंड करके रखे हुए। ये फोर्स जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। और ऑब्वियसली क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही ये वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होगी। रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻⁴ मीटर के ऑर्डर में होती है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, लेकिन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फोर्थ टाइप है फंडामेंटल फोर्स की वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब किसी एटम का रेडियो एक्टिव डीके होता है, स्पेशली बीटा इमिशन में, तो न्यूक्लियस से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एमिट होते हैं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। इनकी रेंज 10⁻16 मीटर के ऑर्डर में होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी तमाम फंडामेंटल फोर्सेस में से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। Now let us see real and pseudo forces. Suppose आप एक लिफ्ट या एलिवेटर में हो जो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में विथ एन एक्सेलरेशन ए। जब आप लिफ्ट में होगे तो आपका जो वेट है mg, ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप इंक्रीज इन वेट फील करोगे, आप खुद को हेवी फील करोगे। और एक्चुअली अगर एक वेइंग मशीन लिफ्ट में रखी जाए और आप अपना वेट रिकॉर्ड करो तो ये इंक्रीज इन वेट वेइंग मशीन रिकॉर्ड करेगी उतने टाइम के लिए जब तक कि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो अपवर्ड मोशन के दौरान लिफ्ट के आप इंक्रीज्ड वेट फील करते हो। इसका रीज़न क्या है? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके ऊपर एक्सेलरेशन या एक फोर्स एक्ट होगा। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट के साथ एक्ट हो जाएगा, इसलिए आप इंक्रीज इन वेट फील करोगे। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विथ एन एक्सेलरेशन ए, तो आपका जो वेट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके ऊपर एक्ट होगा। और लिफ्ट चूंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, या आपका वेट डाउनवर्ड है और लिफ्ट के डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से आपके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, यानी आप इस केस में डिक्रीज इन वेट फील करोगे। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मेरी गो राउंड। जब आप मेरी गो राउंड में झूले पर बैठते हो, तो जब आपका जो झूला होता है ऊपर की तरफ जाता है तो आप खुद को हेवी फील करते हो, जब ये नीचे की तरफ आता है तो आप खुद को लाइट फील करते हो। तो ये लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो फिर आप ऐसा कोई फोर्स या इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट एक्सपीरियंस नहीं करोगे। ऐसा फोर्स आप और किस केस में एक्सपीरियंस करते हो? जब आप किसी व्हीकल में, किसी कार में जब आप ट्रैवल करते हो, सपोज आप कार में बैठ रहे हो और कार को एक्सेलरेट किया गया, स्टार्ट किया गया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी और उस केस में आप एक बैकवर्ड पुश फील करते हो। एक्चुअली आपको कोई पुश नहीं कर रहे, लेकिन आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में? व्हीकल की एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है, एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, इसलिए आप उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ एक पुश फील करते हो जब कार को सडनली एक्सेलरेट किया जाए। या कार को अगर सडनली ब्रेक अप्लाई किए जाए, ब्रेक लगाया जाएगा, यानी अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैकवर्ड हो गई, तो आप एक फॉरवर्ड पुश फील करते हो। तो जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं आप आगे की तरफ एक झटका महसूस करते हो, एक पुश फील करते हो। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो फिर आप कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड पुश फील नहीं करोगे। अगर आपकी व्हीकल की, कार की स्पीड कांस्टेंट है तो आप इस तरीके का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे, कोई पुश फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में फील नहीं करोगे, जब तक ये कार यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन जैसे ही उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, स्पीड बढ़ाई जाएगी या ब्रेक लगाया जाएगा, स्पीड कम की जाएगी, तो आप फिर फॉरवर्ड या बैकवर्ड पुश फील करोगे। तो जब कार एक्सेलरेट करेगी, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करेगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में भी लिफ्ट ऊपर या नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो आप इंक्रीज या डिक्रीज इन वेट फील करते हो। तो एक्चुअली कोई फोर्स आपके ऊपर एग्जर्ट किया नहीं जाता, उसका कोई ओरिजिन नहीं होता, ये सिर्फ वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए इस फोर्स को हम रियल फोर्स नहीं कहते हैं, इट इज कॉल्ड सीडो फोर्स। द फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड सीडो फोर्स। सो सीडो फोर्सेज आर नॉट अमंगेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। चारों टाइप के फोर्सेस में से ये नहीं है, ये सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। Now next type of force is conservative and non-conservative forces. Suppose ग्राउंड के ऊपर एक टेबल रखा हुआ है और टेबल के ऊपर एक बॉल है।
या कोई ऑब्जेक्ट है, आपको बॉल को मूव करना है टेबल से ग्राउंड पर, तो इसके लिए जो वर्क लगेगा इट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. द वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जो वर्क डन होगा ये बॉल को टेबल से ग्राउंड पर मूव करेगा. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें या बॉल अगर ग्राउंड पर रखा हुआ है, हमें इसको लिफ्ट करके टेबल पर रखना है, तो यहाँ पर भी वर्क डन लगेगा एंड दिस वर्क डन विल बी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अगर बॉल को ग्राउंड से लिफ्ट करके टेबल पर मूव करना है देन वर्क विल बी डन अगेंस्ट. हमें जो डिस्प्लेसमेंट करना है, बॉल को मूव करना है अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, तो लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन लगेगा दैट विल बी अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. और टेबल से ग्राउंड पर मूव करने के लिए वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. इन केसेस में हम एयर रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. बॉल को लिफ्ट करने के लिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या टेबल से ग्राउंड पर लाने के लिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों ही केसेस में ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. आप कोई भी पाथ फॉलो करो वर्क डन सेम मिलेगा. तो यहाँ पर वर्क डन बाय अ फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्जर्वेटिव फोर्स. तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है ये सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, कॉन्जर्व होता है. अगर बॉल टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. जब उसको हम मूव करेंगे डाउनवर्ड ग्राउंड पर लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी. दोनों का सम किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा. और जब बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगा उस वक्त तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये फिर रिबाउंस होगा ऊपर की तरफ. तो वर्क डन बाय अ फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इन मूविंग अ बॉल ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है. और कॉन्जर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है ये सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के बराबर होता है, यानी एनर्जी या वर्क डन कॉन्जर्व होता है. अगर यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर करें तो बॉल को अगर मूव करना है फ्रॉम ग्राउंड टू टेबल, लिफ्ट करना है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना होगा. लेकिन एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी हमें एक्स्ट्रा वर्क डन की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर इस टाइप का जो फोर्स होता है, इस टाइप का जो वर्क होता है ये नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स कहलाता है. अगर वर्क डन बाय अ फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगा तो वर्क डन और एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होंगे. और फोर्स चूंकि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे इसलिए ये फोर्स नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स कहलाते. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं जैसे एयर ड्रैग या फ्रिक्शन, ये फोर्सेस नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं.